हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस। यानी कि आपके जीवन में जो भी चीज़ अच्छी होंगी ना, आप अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो अगर मान लो, तो वो ऐसा नहीं कि बाय चांस किस दिन अचानक उठे और आपका जीवन बूम परिवर्तन हो गया। ठीक है, आप बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे, आप बहुत व्यथाओं के साथ जीवन जी रहे थे, वो एक दिन अचानक से उठे और हो गया। ऐसा नहीं होता। जितने भी सफल लोगों को आपने आज देखते हैं, एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो कोई रातों रात तो सफल नहीं हो गए। आपको उनकी वो सफलता दिख रही है जो एक रात पहले आपको नहीं पता थी, और एक रात बाद जब आप सुबह उठे तो एक नया व्यक्ति सफल हो गया जिसको आप आज एडमायर करते हैं। लेकिन उस रात के पीछे, उस सफलता वाली रात के पीछे उसने कितने साल मेहनत करी है ये आपको नहीं पता। इट गेट्स बेटर बाय चॉइस। आप जिन चीज़ों को चूज़ करते हो अपने डेली बेसिस पे, जो आप डिसीजंस लेते हो, ठीक है, सुबह उठना है, जल्दी नहीं उठना है, एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, काम पे जाना है नहीं जाना है, ये सभी डेली की बेसिक से बेसिक जो चॉइसेस हैं, ये खाना है तो हेल्दी खाना है, अनहेल्दी खाना है, छोटी से छोटी चीज़, कैसे लोगों के साथ में आपको मिक्सअप होना है, कैसे लोगों के साथ में आपको मिक्सअप नहीं होना है, हर एक डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है, वो आपकी लाइफ को कार्व करता है, आपके आगे के जो रास्ता है, आप किस तरीके के व्यक्ति बनेंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा उसको निखारता है। ठीक है, उसके एक दृष्टि दिखाता है कि आपके आज की जो चॉइसेस हैं वही आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करती हैं। ओके, तो एक दिन रातों रात उठ के कोई भी प्रसिद्ध नहीं हो जाता, एक दिन रातों रात उठ के कोई भी अमीर नहीं बन जाता। उनके पीछे सालों की अथक मेहनत होती है। ठीक है, सालों के डिफ़िकल्ट चॉइसेस होती हैं। सो आपको भी डिफ़िकल्ट चॉइस बनानी पड़ेगी। सुबह उठना है, जल्दी नहीं उठना है, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी CGL 2024। रिकॉर्ड हाईलाइट्स अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस। रिकॉर्ड्स यानी कि जो भी डेटा आता है, जो भी डेटा है वो क्या बताता है, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बताता है और जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, by clocking over 111 billion in inward remittances। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? ट्रांसफ़र, किस चीज़ का? इनवर्ड मतलब आने वाला, इन 2022। अब होता क्या है, जो हमारे बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, राइट, वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को वहाँ से पैसे भेजते हैं, राइट। तो ये जो पैसे भेजने वाला जो प्रक्रिया है, इसमें लगभग 111 बिलियन डॉलर्स हिंदुस्तानियों ने अपने परिवारों में भेजे हैं 2022 के लिए। इंडिया हैज़ फर्मली एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपेंट। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेसिपेंट है। रेसिपेंट मतलब हिंदुस्तान के बच्चे सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान में भेजते हैं। कई सारे देश जो है वो 100 मिलियन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो 100 बिलियन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं, बहुत पीछे हैं। और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इस मामले में है कि हमारे बच्चे जो बाहर गए, जो हमारे कैंडिडेट्स बाहर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब इतना पैसा हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। This accomplishment not only underscores the crucial role of Indian migrant workers globally, but also highlight the significance of remittances in sustaining economies। बोल रहे हैं अब ये जो accomplishment है, accomplishment थोड़ा अचीवमेंट, जो सफलता हासिल करी है, उपलब्धि है, ये रेखांकित करता है, जोर देता है किस चीज़ को? ना केवल ये इस चीज़ को रेखांकित करता है कि हिंदुस्तान के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो ग्लोबली कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है, ना केवल इस बात को हाईलाइट करता है बल्कि एक और चीज़ को हाईलाइट करता है कि रेमिटेंसेस यानी कि जो पैसे भेजे जाते हैं उनका किसी भी इकोनॉमी को सस्टेन करने में कितना बड़ा योगदान होता है। अब बच्चे कई बोलते हैं कि यार वो तो बाहर चला गया, क्या कर रहा है अपने देश के लिए, लेकिन वो अपने देश में पैसे भेज रहा है, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए पैसे भेज रहे हैं, और उससे भी हमारी इकोनॉमीज़ जो है थ्राइव करती हैं, बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वर्ल्ड माइग्रेशन
माइग्रेशंस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 लिस्ट इंडिया, मैक्सिको, चाइना, द फिलीपींस एंड फ्रांस एज टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्रीज। बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एक है, उसकी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जो है उसमें हिंदुस्तान, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और फ्रांस इन देशों को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्रीज बताया गया है, यानी कि इन देशों के जो प्रवासी हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा अपने देशों में भेजते हैं। India's steady ascent on this score reflects the enduring ties between the expatriates and their homeland। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जो स्थिर एक वृद्धि बनाए रखी है कि साल दर साल वो बढ़ता जा रहा है और एक पर्टिकुलर रेशो से आगे बढ़ता जा रहा है, इस स्कोर में, इस डेटा में ये दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है कि जो इंड्योरिंग टाइज, इंड्योरेंस मतलब टिकाऊ, मजबूत जो संधियां हैं दो देशों के बीच में, जो संबंध होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं, संधि होती है किसके बीच में? एक्सपेट्रिएट मतलब प्रवासी और उनके होमलैंड के बीच में, यानी कि कोई भी स्टूडेंट बाहर गया, जॉब करने गया, तो उसका अपने परिवार के साथ में कितना क्लोज कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, और ये किस चीज़ से होती है? अपब्रिंगिंग से। अब हमारे यहाँ पे 18 साल के होने के बाद में, 16 साल के होने के बाद में बच्चों को घर से निकाल नहीं देते। बच्चों को जब तक उनकी जॉब नहीं लग गई, उसके बावजूद भी, जॉब लगने के बाद भी, शादी होने के बाद भी, उनको जहां जरूरत पड़ती है वहां पेरेंट्स उनके साथ में सपोर्ट करके खड़े होते हैं। सेम गोज विद चाइना, जापान, इन देशों में भी यही सिस्टम चलता है। मोस्टली एशिया के जो कंट्रीज हैं यहाँ पे यही सिस्टम चलता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि बच्चे 16 साल के, 18 साल के हुए, जो भी उनकी एज लिमिट है, उसके बाद उनको घर से निकाल दिया जाता है, खुद कमाओ खुद खाओ। इसलिए वहां पे टीन प्रेगनेंसीज के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिंगल मॉम होने के केसेस, सिंगल पेरेंट होने के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते? डिवोर्स रेट्स इतने ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस ही नहीं मिली, उनके पेरेंट्स उनको गाइड करने के लिए हैं ही नहीं। अब हमारे यहाँ पे ये है कि भाई क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, तो हमारा उनके साथ में एक बहुत मजबूत रिश्ता है, राइट। दिन में, हफ्ते में 2-3 बार कॉल करना, दिन में 1 बार कॉल करना, ये आम है हमारे लिए। लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम तो पेरेंट्स के साथ में, हम पेरेंट्स के पास जाने से पहले पूछते नहीं है कि मम्मी आप घर पर हैं, हम इस दिन आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसे नहीं पूछते, है ना, हम चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को मीटिंग अपॉइंट करनी पड़ती है कि क्या हम फला दिन में फला डेट पे आपसे मिलने आ सकते हैं। सो एक फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ रिलेशन है, एक बिजनेस काइंड ऑफ रिलेशन है, बट हमारे यहाँ पे वो रिलेशन बहुत मजबूत है। While celebrating this achievement, जब इस अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स इम्पेरेटिव मतलब ज़रूरी है टू रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट्स, कि हम ये ना भूलें कि हमारे माइग्रेंट्स जो हैं, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनको कितनी ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये कमाई करने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द यूएन रिपोर्ट हाईलाइट्स द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। यूएन की रिपोर्ट है जो रेखांकित करती है कि भाई फाइनेंशियली बच्चों को एक्सप्लॉयट किया जाता है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव डेप्ट ड्यू टू माइग्रेशन कॉस्ट, क्योंकि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि यहाँ पे पेरेंट्स अपनी ज़मीनें, खासतौर पर पंजाब के किसान, कईयों ने अपनी ज़मीनें गिरवी रखी हैं या बेच दी हैं अपने बच्चों को आइल्स कराने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए, राइट। तो वो कर्ज के तले दबे हुए हैं। जेनोफोबिया, अब जेनोफोबिया क्या है कि बाहर के जो लोग हैं ना, वो हिंदुस्तानियों को या एशियन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी या एशियन, जो हिंदुस्तानी भी एशियन ही है, कोई बीच में कमेंट कर देगा कि हिंदुस्तानी आप अलग से बोल रहे हो, एशियन ही है हम, तो सभी एशियन या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे पेरेंट्स ने ज़मीनें बेची हैं, पेरेंट्स के साथ में इतना क्लोज रिलेशन, उनको पता है इतना कुछ करके, इतना रिस्क उठा के हम बाहर आए हैं, हमें मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ को लाइटली लेते हैं क्योंकि वहाँ की सरकारों ने उनकी एजुकेशन फ्री है, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, कई सारे उनको वो मिलते हैं, लग्जरीज मिलती हैं। लग्जरीज ना कहें तो जो सरकारी मदद होती है, जैसे कि यहाँ पे कई सारी स्कीम्स के तहत बच्चों को बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे इस तरीके के भत्ते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ज़्यादा इतना टेंशन नहीं रहता। और आजकल जो आप यूएस वगैरह के हाल देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो बहुत अलग ही दुनिया में भटक रहे हैं। वो पता नहीं, कोई अपने आप को कुत्ता बोलता है, कोई बिल्ली बोलता है, कोई क्या बोलता है कि मैं ये आइडेंटिफाई एज दिस एज दैट, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर, मतलब दूसरे हर देश की चिंता इनको है अपने देश के बच्चों को छोड़ के, राइट। तो हमारे यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग तो वहाँ पे जाके बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं।
अब इसमें कई बच्चे होंगे कि कुछ लोग नहीं भी करते, हाँ वो नहीं वाले केसेस हर जगह होते हैं, बट बहुत मेहनत करते तो वहाँ के बच्चे जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो हम लोगों को पसंद नहीं करते। उनको ये लगता है कि हम उनकी नौकरियाँ खा रहे हैं, हम उनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो उनकी वैकेंसीज हैं उनको खा रहे हैं। ठीक है, कई दफ़ा अब्यूज़ होता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर असॉल्ट होते हैं, और कई हमने हादसे ऐसे सुने हैं जिसमें असॉल्ट की वजह से कई हिंदुस्तानी बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण क्या है कि भाई वो लोग हमें सोचते हैं कि हमने उनसे चीज़ें छीन ली, उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो छीन ली, और इस वजह से वो हमें पसंद नहीं करते। इसको बोलते हैं जेनोफोबिया। एंड वर्क प्लेस अब्यूज़ दैट कंटिन्यू टू प्लेग माइग्रेंट कम्युनिटीज़। और वर्क प्लेस में जो अब्यूज़ होता है ये माइग्रेंट कम्युनिटीज़ को अभी भी सताता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे इतना ज़्यादा पैसा भेज तो रहे हैं, लेकिन वो पैसा भेजने के लिए हमारे कई बच्चों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल स्टेट्स, और एक गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल स्टेट्स हैं, गल्फ कॉरपोरेशन के जो काउंसिल स्टेट्स हैं, वेयर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स रेसाइड, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी माइग्रेंट रहते हैं, वायलेशंस ऑफ राइट्स परसिस्ट, नियमों का, अधिकारों का उल्लंघन जो है वो वहाँ पे देखा गया है। The COVID-19 pandemic has exacerbated the vulnerabilities of migrant workers. जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसने एक्सेसरबेट यानी कि बढ़ाया, बिगाड़ दिया स्थिति को, और ज़्यादा बढ़ा दिया। किस चीज़ को? वल्नरेबिलिटीज़ मतलब रिस्क, संवेदनशीलता, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर जो रिस्क है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। स्पेशली लो स्किल्ड लेबरर्स, खासतौर पे उन लोगों को जिनकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, एंड दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, उन लोगों को जो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ठीक है, उनके लिए और ज़्यादा रिस्की हो गया बाहर जाके काम करना। लॉस ऑफ जॉब्स, वेज थेफ्ट एंड अ लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। क्या क्या है जिसमें रिस्क है? जॉब उनकी चले जाने का रिस्क है। ठीक है, वेज थेफ्ट, उनकी जितनी तनख्वाह बनती है उतनी उनको देनी नहीं, उससे कम दे देनी, उनकी तनख्वाह चोरी कर लेनी। ठीक है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनके पास में कुछ। हैव प्लंज मैनी इनटू डीप इनसिक्योरिटी, इसने बहुत सारे बच्चों को धकेल दिया। कहाँ धकेल दिया? गहरी इनसिक्योरिटी में धकेल दिया उनको। ठीक है, उनको डर लगता है, अब इनसिक्योर फील करते हैं, एंड डेब्ट और कर्ज में उनको धकेल दिया। द फिनोमिनन ऑफ रिवर्स इंटरनल माइग्रेशन सिग्नल्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, अब एक घटना है क्या? रिवर्स इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि वहाँ से लोग वापस उठ के यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, परिवर्तन आया है लेबर डायनामिक्स में, इम्पैक्टिंग इंडस्ट्रीज रिलायंट ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, और इसने उन इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया है जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर निर्भर थी। The report also reveals trends in the international student mobility. रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की मोबिलिटी यानी कि स्टूडेंट्स का इधर से उधर जाना, इसमें भी चेंज आया है। विद चाइना एंड इंडिया इमर्जिंग एज की सोर्स कंट्रीज, जिसमें चाइना और इंडिया जो है बहुत बड़ी सोर्स कंट्रीज यानी कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ माइग्रेशन नेसेसिटेट्स कंसर्टेड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ माइग्रेंट पीपल। तो बोल रहे हैं जो ये चेंज होता हुआ लैंडस्केप है, चेंज होता हुआ परिवेश है, ये क्या करता है? और किसका परिवेश? माइग्रेंट वर्कर्स का। ये नेसेसिटेट करता है, ज़रूरी बना देता है किस चीज़ को? कंसर्टेड मतलब कोऑर्डिनेटेड हम एफर्ट्स लगाएं, प्रयास करें, एक संस्था दूसरी संस्था के साथ में मिल के एफर्ट्स करें, प्रयास करें, किस चीज़ के लिए? ताकि उनके अधिकारों का, उनकी सेहत का, किनके? माइग्रेंट लोगों के अधिकारों और उनकी सेहत को प्रोटेक्ट किया जा सके। एड्रेसिंग इशूज सच एज लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन, बोल रहे हैं इस तरीके के मसले जिसमें कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन, उस मसले को निपटना, और सोशल प्रोटेक्शन का सबके पास में अधिकार होना, एक्सेस होना, एंड इंश्योरिंग सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। और सेफ और ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित रूप से। इसमें भी आपको पता है इमिग्रेंट्स जो जाते हैं उसमें भी कई बार कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो जाती है, पैसे ले लेते हैं एजेंट्स। पाथवेज आर इम्पेरेटिव, तो ऑर्डरली यानी कि संयोजित या सिस्टमैटिक यहाँ पे माइग्रेशन का तरीका ये बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। किसके लिए? ताकि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, और
सबकी ग्रोथ हो, इंक्लूसिव मतलब सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास हो इसमें। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके के मसलों से निपटें, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना होने दें, उनको सोशल प्रोटेक्शन मिले, उनको सेफ फील हो, और उनको एक सिस्टमैटिक वे से अगर बाहर जाना है तो सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक पाथ का वो पालन करें, ठीक है, उनके साथ में धोखाधड़ी ना हो। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। हुआ क्या है कि हिंदुस्तान ने जो रेमिटेंसेस भेजते हैं स्टूडेंट्स या वर्कर्स, उनमें हिंदुस्तान ने टॉप करा है, और ये लगातार बढ़ता ही आया है, पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता आया है। तो उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ रहा है। बाकी लोग तो वहाँ पे अपना रख लेते हैं पैसा कि नहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हिंदुस्तान या फिर जो एशियन कुछ और कंट्रीज़ के नाम लिए गए, उनमें क्यों इतना बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हम अपनी फैमिली को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे फैमिली फर्स्ट आता है। हमारे पेरेंट्स ने हम बच्चों को फर्स्ट रख के हमें स्ट्रगल कर कर कर्ज लेकर कैसे भी करके बाहर भेजा, तो बच्चे भी फिर उसी हिसाब से चलेंगे, पेरेंट्स को फर्स्ट रखेंगे, और फिर जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा अपना खर्च निकाल के उनको भेजेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके और वो कर्जा वगैरह चुका सकें, राइट। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग है। फिर उन्होंने बताया कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान है, कि भाई हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, दूसरे देश की इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ता है, वो भी डेवलप हो रही है, लेकिन जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कुछ परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है इस सब प्रक्रिया में, ठीक है। उस परेशानियों के बारे में बताया गया। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड स्टेप उठाने पड़ेंगे। हमारे देश की सरकार, उनके देश की सरकार, कुछ संस्थाएँ मिलके इस प्रक्रिया की तरफ, इस पूरी प्रोसेस की तरफ काम करें, और एक सुसज्जित मतलब एकदम सुनियोजित तरीके से बच्चे बाहर जाएं, कुछ उनके साथ में छल कपट ना हो, इलीगल तरीके से ना जाएं। तो ये सब चीज़ें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी, ठीक है। Which of the following can be inferred about the contribution of Indian migrant to the global economy? इनमें से कौन सी बात हिंदुस्तानी जो माइग्रेंट्स हैं उनका ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन को दर्शाती है? चलिए देखते हैं। इंडियन माइग्रेंट्स प्रिडोमिनेंटली सपोर्ट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन वेस्टर्न कंट्रीज लीडिंग टू अ डायरेक्ट इंक्रीज इन रेमिटेंसेस। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, इसलिए हमारी रेमिटेंसेस बढ़े हैं। तो ये नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर की भी हमने बात करी है कि भी अनस्किल्ड वर्कर भी बाहर जाते हैं, ठीक है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो यहाँ पे स्किल्ड टेक्नोलॉजी एक स्किल सेट है। टेक्नोलॉजी में आपको जानकारी है, दैट मीन्स वो आपका स्किल है, तो उसमें आप अनस्किल्ड वर्कर को काउंट नहीं कर रहे मतलब, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। इंडियन माइग्रेंट्स प्ले a crucial role in global workforce dynamics, significantly impacting the economies from which they send remittances। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो माइग्रेंट्स हैं वो दुनिया की वर्क फोर्स में एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करते हैं। वर्क फोर्स मतलब जो काम कर रहे हैं लोग, नौकरी पेशा गए, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा रोल हिस्सा है उनका। इसलिए जिस देश से वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उस देश की इकोनॉमीज भी प्रभावित होती हैं। अगर मान लो वहाँ से सारे हिंदुस्तानी एक साथ उठ के आ गए ना, तो उन लोगों को वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे, राइट। द सक्सेस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The success of Indian migrants is mainly attributed to the educational policies of India that focus on international employability। Incorrect है, हमारी एजुकेशनल पॉलिसी की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ती हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, और कहा जाता है कि हमारे जो क्वालिफाइड लेबरर्स भी हैं ना, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी हैं, एजुकेटेड स्टूडेंट्स भी हैं, वो अनस्किल्ड हैं एंड अनएम्प्लॉयबल हैं। सो ये इनकरेक्ट है। Indian migrants have led to a decrease in unemployment rates in the Gulf Cooperation Council states through various innovation business ventures। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पैसेज में इसके बारे में बातचीत नहीं करी थी, पर यह ज़रूर कहा गया था गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में बच्चों का और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, वर्कर्स का और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, वो आम बात है वहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। What can be inferred about the challenges faced by migrants बाय इंडियन माइग्रेंट्स बेस्ड ऑन पैसेज? बोल रहे हैं कि इंडियन माइग्रेंट के द्वारा बाहर के देशों में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। तो उनको सोशियो इकोनॉमिक्स, जो सोशल सिक्योरिटी जो है वो उससे वो वंचित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होस्ट कंट्रीज़ में उनके साथ में भेदभाव किया जाता है कि भाई उनको नापसंद किया जाता है कि ये लोग हमारी नौकरियां खा गए, इस तरीके से फाइनेंशियली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। Migrant workers primarily face challenges related to
कल्चरल एसिमिलेशन एंड लैंग्वेज बैरियर्स, कि भाई हमारा और उनका कल्चर डिफरेंट है, इसकी वजह से उनको चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी और उनकी भाषा अलग है इसलिए उनको चैलेंजेस आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कनाडा जाके देखोगे ना तो पूरा कनाडा जो है वहाँ पे कैनेडियन जो ओरिजिनल लोग हैं वो कम है, हिंदुस्तानी ज़्यादा भरे पड़े हैं, और पंजाबी में, तमिल में जो उनकी लैंग्वेज है रीजनल उसमें बात कर रहे हैं। सेम गोज विद नीदरलैंड्स, वहाँ पे भी यही हाल है, ठीक है। यूएस में भी यही हाल है, यूएस में तो खैर पूरे एशियन ही भरे पड़े हैं। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कल्चरल बैरियर नहीं है, लेकिन बैरियर क्या है कि भाई वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। द प्राइमरी चैलेंज फॉर इंडियन माइग्रेंट्स इज सिक्योरिंग हाई लेवल पोजीशन इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अब्रॉड। ये इनकरेक्ट है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एमएनसीज में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं। सुंदर पिचई का नाम तो सबको आप मुंह जुबानी याद है, ठीक है, सबसे पहले उनका नाम ही उनका आता है, तो ये इनकरेक्ट है। Indian migrants are often subjected to financial exploitation and lack adequate social security। बिल्कुल करेक्ट है कि उनको अक्सर फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके पास में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट पर्सनल इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से उनको पर्सनली बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is the tone of the passage? Optimistic। सिर्फ फर्स्ट लाइन पॉजिटिव बताई है, फर्स्ट पैराग्राफ पॉजिटिव बताया, सेकंड पैराग्राफ उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताया कि बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि भाई कैसे हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें घटना, फिर उसके प्रॉब्लम्स, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर उसका सोल्यूशन, सब कुछ बताया। तो क्या किया है, एनालिसिस किया है, समस्या का, घटना का एनालिसिस किया है। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, एनालिटिकल बिल्कुल करेक्ट है, पेसिमिस्टिक नेगेटिव भी नहीं है, और इनडिफरेंट भी नहीं है। क्योंकि अगर इनडिफरेंट होती तो राइटर जो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वो नहीं कहते। सो ऑप्शन बी एनालिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The educational advancements in India। हिंदुस्तान ने जो विद्या के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में एडवांसमेंट किया है, तरक्की की है, उसके बारे में। तो उसके बारे में तो पैसेज नहीं था। पैसेज किसके बारे में था? जो रेमिटेंसेज आते हैं उसके बारे में। द इम्पैक्ट ऑफ रेमिटेंसेज ऑन इंडियाज इकोनॉमी एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the synonym फॉर अकॉम्प्लिशमेंट? अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ अचीव करना, हासिल करना। आपने मेहनत करी, उसके बाद में आपने कुछ चीज़ हासिल करी, सफलता प्राप्त करी, ठीक है। एज यूज इन द पैसेज रिगार्डिंग इंडियाज रेमिटेंसेस। फेलियर, फेलियर मतलब विफलता। अचीवमेंट मतलब अकॉम्प्लिशमेंट, कुछ हासिल करना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। स्टार्ट मतलब शुरुआत करना। तो ऑप्शन बी अचीवमेंट इज करेक्ट। What is an antonym for imperative as used in the passage? अब imperative का मतलब क्या होता है? imperative का मतलब होता है बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है, मैंडेटरी है। तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? कोई ऑप्शनल चीज़ है, राइट। एसेंशियल ज़रूरी, क्रूशियल महत्वपूर्ण ज़रूरी, फंडामेंटल बेसिक ज़रूरी, ऑप्शनल यूज़ करो चाहे नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। A major challenge for any country's TB elimination program dash to make sure that cases are reported। बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो किसी भी देश के टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए होता है वो ये होता है कि उनके केसेस रिपोर्ट ही ना किए जाएं। अब होता क्या है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो सांस के द्वारा फैलती है। अब इसमें हिंदुस्तान में ये समस्या है कि हिंदुस्तान में छुआछूत बड़ा करते हैं, ठीक है। मेरे खुद के कोई नोन थे, उनकी बीमारी को कोई 8-10 साल छुपाया गया। जब उनका इलाज हो सकता था उस दौरान में करवाया नहीं गया, इसी डर से कि भाई पता चल जाएगा सबको, लोग हमसे परहेज़ करेंगे, हमारे घर कोई आएगा जाएगा नहीं, हमारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, ठीक है। इस डर से उन्होंने बताया नहीं। वो टीबी इतना सीरियस हो गया कि उन व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये जो है हिंदुस्तान में छुआछूत की बात, इसकी वजह से केसेस जो है रिपोर्ट नहीं किए जाते कई देशों में। अ पेशेंट फॉलिंग आउटसाइड द स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट नेटवर्क इज नॉट ओनली हार्मफुल टू द इंडिविजुअल कंसर्न। बोल रहे हैं कि कोई भी पेशेंट जिसकी जांच या ट्रीटमेंट नहीं हो रहा हो, जो जांच के दायरे से और ट्रीटमेंट के दायरे से बाहर है, यानी कि जिसकी बीमारी के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया है, वो ना केवल खुद के लिए हार्मफुल है बल्कि इट ऑल्सो डैश हर कॉन्टैक्ट्स टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बोल रहे हैं बल्कि उनके आसपास में आने वाले जितने भी उनके कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं उन सबको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि टीबी जो है वो एक से दूसरे में फैल सकता है, सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए, एक दूसरे की चीज़ें शेयर करने के ज़रिए वो फैल सकता है, राइट। तो
आपके जो भी कांटेक्ट में होएगा, चाहे आपके खुद के वाइफ, हस्बैंड, जो कोई भी हैं, वो भी आ सकते हैं रिस्क में, बच्चे आपके रिस्क में आ सकते हैं. अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस हैज़ for long been a major hurdle for India's anti-TB program. अंडर रिपोर्टिंग यानी कि कम रिपोर्टिंग करना इन केसेस की, ये हिंदुस्तान का जो एंटी टीबी प्रोग्राम है उसका सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा हर्डल, रास्ते का रोड़ा बना हुआ है. It's therefore assuring that the latest fact sheet on the disease in the country, the India TB report 2024, shows that the gap between the estimated number and actual TB cases is closing. तो बोल रहे इसलिए ये बहुत ही assuring है, यानी कि हमारे लिए एक राहत की सांस है कि जो लेटेस्ट फैक्ट शीट आई है, डेटा शीट आई है इस बीमारी के ऊपर, जिसका नाम क्या है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024, ये दर्शाता है कि जो एस्टिमेटेड नंबर, एस्टिमेटेड कि आप एक अनुमान लगा रहे हैं, और जो एक्चुअल टीबी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं उनके बीच का जो गैप है वो कम हो गया है. इंडिया has dashed its 2023 target of initiating treatment in 95% of patients diagnosed with इन्फेक्शन. तो इंडिया हैज़ अचीव्ड हो सकता है, इंडिया हैड गेन्ड हो सकता है, इंडिया हैड अकॉम्प्लिश्ड हो सकता है. तो इंडिया ने अचीव कर लिया है अपना 2023 का टारगेट, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जितने भी पेशेंट्स डायग्नोज किए जाएंगे इस इन्फेक्शन से, उनमें से 95% केसेस में ट्रीटमेंट की शुरुआत कर देंगे. The government has set an ambitious target to eliminate the disease in the country by next year. सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट सेट करा है कि अगले साल तक हम इस बीमारी को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे. Despite the anti-TB program's appreciable success in past 2 years. हालांकि एंटी टीबी प्रोग्राम की पिछले 2 सालों में बहुत अपार इसको सफलता मिली है, उसके बावजूद द कंट्री डज नॉट सीम टू बी डैश अटेन दिस टारगेट. तो देश ऐसा लगता नहीं है कि इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे. ठीक है, नॉट सीम टू बी मतलब नेगेटिव कोई बात हो रही है, तो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, यही नेगेटिव होगा. द डिजीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR. अब ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर हमने पूरा एक अलग से आर्टिकल पढ़ा था कि होता क्या है, आपका शरीर जो है इम्यून हो जाता है कुछ मेडिसिन के लिए. अब आप अपने आस पड़ोस में खुद पे ऑब्जर्व कीजिए कि पहले आपको सिर्फ एक पैरासीटामोल लेकर रिलीफ मिल जाता था. ठीक है, आपको फीवर है, आप पैरासीटामोल रात को खा लेते थे, सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाते थे. लेकिन अब पैरासीटामोल से फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में आपको एसिटोफ्लेनोक्सिड लेनी पड़ती है या फिर कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है. सबसे ज़्यादा ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है ये एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से हो रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए होती हैं, लेकिन हमारे देश में एंटीबायोटिक्स को एक प्रिकॉशन के तौर पे दिया जाता है कि इन्फेक्शन हो ना जाए, या हो सकता है अंदर इन्फेक्शन, चेक कौन करवाएगा, बेटर है आप ले ही लो एंटीबायोटिक. ठीक है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने और जो हमारा मेडिकल काउंसिल है उसने भी रिपोर्टिंग करी है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स को मना किया. बट उसके बाद भी अगर आप अभी हाल फिलहाल में कहीं गए हैं डॉक्टर के पास, तो आपने देखा होगा वो एंटीबायोटिक्स ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि आपको बहुत सारी भी जो दवाइयाँ हैं उनसे आपका शरीर जो है रेजिस्टेंस यानी कि उनको अवरोधित करता है, उनको रोकता है. तो इस बीमारी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वर्जन हैज़ एज्यूम्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस. तो इस बीमारी में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है उसने क्या किया है, उसने बहुत बड़ा एपिडेमिक का जैसे एक प्रोपोर्शन, एक रूप लेने की कोशिश कर रहा है, उस एपिडेमिक के साइज का हो रहा है. ठीक है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स में ड्रग का फ़र्क ही नहीं पड़ता. अ मेजर चैलेंज फॉर एनी कंट्री. अब देखो ये हमारा है मेन सब्जेक्ट, अ मेजर चैलेंज. ठीक है, मतलब एक मेजर चैलेंज, तो एक मतलब सिंगुलर बात होगी, सिंगुलर है तो साथ में यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, इज या आर नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल है. अब वॉज और वर पास्ट की घटनाएं हैं, ये अभी की बात करें कि अभी जो मेजर चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, इज, सिंगुलर आएगा. ठीक है, इज टू मेक श्योर दैट केसेस आर रिपोर्टेड. The patient falling out the screening and treatment network is not only harmful to the individual concerned, it also dash her contacts. Premises मतलब किसी चीज़ का परिसर. ठीक है, किसी ऑफिस का परिसर. Disposes
पोजेस, डिस्पोसेस मतलब किसी से उसका अधिकार छीन लेना, कुछ चीज छीन लेना। एक्सपोजेस, एक्सपोजेस मतलब खतरे में डालना। एसेस मतलब मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे उनको भी खतरे में डालता है ना, उनके कॉन्टैक्ट्स को। एक्सपोजेस कॉन्टैक्ट्स, हर कॉन्टैक्ट्स टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिया हैज डैश इट 2023 टारगेट, उनने अचीव करा है। अटेन्ड, अटेन मतलब हासिल करना, अचीव करना। अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, नियंत्रण नहीं है। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंधित। असाइंड मतलब जो आपको आवंटित किया गया हो, डिस्ट्रीब्यूट किया हो, असाइन किया गया हो। ठीक है, आपको असाइंड लोकेशन है ये, यानी कि उस लोकेशन पे आपको काम करना है, वो आपको दिया गया है लोकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अटेन्ड इज करेक्ट। Despite the anti-TB program's appreciable success in the past 2 years, the country does not seem to be dash attain this target. On course to attain this target. On course to मतलब उस रास्ते पे नहीं है, इस टारगेट को अचीव करने के रास्ते पे नहीं है, यानी कि उस दिशा में काम नहीं हो रहा। सो बिल्कुल करेक्ट है। पार फॉर द कोर्स, पार फॉर द कोर्स का मतलब होता है ये चीज़ ऐसे ही होती है, ये बहुत नॉर्मल है। ऑन द राइज मतलब आगे बढ़ रही है। बी इन द लीड मतलब अगेन आगे बढ़ना। ठीक है, सो यहाँ पे ऑन द कोर्स यानी कि उस दिशा में काम नहीं हो रहा, उस दिशा में नहीं चल रहे हैं हम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोर ओवर, electoral compulsions are likely to come into play in poll bound पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और बोल रहे हैं इसके अलावा इलेक्टोरल कंपल्शंस जो हैं, इलेक्टोरल क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं तो उसकी मजबूरियां जो हैं, उसके जो चीज़ें कि हाँ हम इलेक्शन टाइम पे ये नहीं कर सकते, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, वो सब क्या है एक्शन में आ गए हैं। यानी कि पोल बाउंड जहाँ पे पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होने हैं उन जगहों पे कार्यरत हो चुके हैं कि हाँ अब इलेक्शन है तो हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें अब कार्यरत हो चुकी हैं। The situation may worsen as the governments of both states are keen to avoid a confrontation with the farmers. तो ये स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है क्योंकि इन दोनों ही स्टेट्स के जो सरकारें हैं वो किसानों के साथ में कोई भी मतभेद नहीं चाहती। Who have been on the war path since last year, जो अभी तक एक युद्ध जैसे छिड़ा हुआ है वैसे थे, मतलब मतभेद में थे पिछले साल से। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 सेंट्रल फार्म लॉज, किसके अगेंस्ट में? 3 सेंट्रल फार्म लॉज जो आए थे, काले कानून जिनको बोला जा रहा था, उसके तहत वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनको उनके साथ में इन दोनों स्टेट्स में सरकारें पंगा नहीं लेना चाहती, उनको और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। ठीक है। With the onset of paddy procurement, the eco-unfriendly practice of stubble burning has reappeared in parts of North India. अब जैसे जैसे ही पैडी की खरीद स्टार्ट हुई है तो eco-unfriendly यानी कि जो हमारे वातावरण के लिए सही नहीं है वैसी प्रैक्टिस, क्या चीज़? स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाने की बात होती है ना, जिसमें बोलते हैं दिल्ली में जैसे ही पोल्यूशन हुआ, जैसे ही हवा वहाँ की ख़राब हुई तो आ जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के किसान जो है वो पराली जला रहे हैं, इसलिए वहाँ का धुआं उड़ के यहाँ पे आ रहा है और दिल्ली में सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो वो जो है वो दोबारा शुरुआत हो चुकी है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा सैटेलाइट इमेजेस हैव शोन स्कोर्स ऑफ फार्म फायर्स इन पंजाब एंड हरियाणा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट ने इमेजेस दिखाई हैं, इमेजेस क्लिक करे हैं जो दिखाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में फार्म फायर्स जो कि पंजाब और हरियाणा में अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिख रही थी। ठीक है। अब शुरुआत हुई है किसी चीज़ की, शुरुआत किस चीज़ की हुई है? पैडी की खरीद की, और उसके साथ साथ में क्या शुरू हो गया है? स्टबल बर्निंग शुरू हो गया है। ठीक है। इसके बारे में क्लियर पिक्चर यूएस की स्पेस एजेंसी ने दे दी, नासा ने। उनने कुछ पिक्चर्स दिखाई पंजाब और हरियाणा की, जहाँ पे अक्टूबर में ही, पहले हफ्ते में ही स्टबल बर्निंग शुरू हो चुकी है। बोल रहे हैं कि अब ये स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है क्योंकि इन दोनों ही स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो किसानों को और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगी, वो भी उन किसानों को जो पहले ही 1 साल से केंद्र के जो 3 काले कानून हैं उनके अगेंस्ट में एक युद्ध कर रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहेंगी ऐसे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल कंपल्शंस हैं, वो किसानों को गुस्सा दिला के अपना वोट बैंक थोड़ी खराब करना चाहते हैं। किसी सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना सरकार को आपसे मतलब है, ना हमसे, ना किसानों से, ना सैनिकों से। ठीक है। तो किसी से पड़ी नहीं हुई, उनको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है। तो वही यहाँ पर आ गया साबित बात कि भाई गद्दी के लिए उनने पोल बाउंड पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेने से मना कर दिया है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? CDBA। अब देखो सी से यहाँ पे ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन बी। सो CDBA ऑप्शन बी इज करेक्ट।
डिसोनेंस का हमें सिनोनिम बताना है। दो व्यक्ति हैं, आप दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई मन मुटाव है, आप दो व्यक्तियों के बीच में कोई बातचीत बन नहीं रही, यानी कि अग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो जो लैक ऑफ अग्रीमेंट है उसको बोलते हैं डिसोनेंस। हार्मनी का मतलब होता है एकदम सौहार्द से रहना। अकॉर्ड मतलब सौहार्द से रहना एक दूसरे के साथ में। अकॉर्डिंग टू, डिस्क्रिपेंसी मतलब मतभेद, ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी मतलब मतभेद, तो वही मतभेद यहाँ पर डिसोनेंस में दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांसिट एट दोज मोमेंट्स। देखो ट्रांजिशन में है, हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त ट्रांजिशन में है, दोज मोमेंट नहीं होगी, एट द मोमेंट, इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त ट्रांजिशन में है, परिवर्तन में है, सो एट दैट मोमेंट नहीं, एट द मोमेंट। ग्रुप्स सच एज माइग्रेंट्स एंड, ग्रुप्स जैसे कि माइग्रेंट्स और डैश। कलेक्टिंग डेटा ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, डेटा इकट्ठा करना वल्नरेबल यानी कि जो पॉपुलेशन रिस्क पर है उसके ऊपर। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज क्रूशल, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज क्रूशल होगा, यानी कि ए के बाद में सी आएगा। ग्रुप सच एज माइग्रेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज क्रूशल। अंडरस्टैंडिंग हु आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, ये समझने के लिए किस लिए है, ये जानने के लिए कि कौन लोग पीछे छूट गए हैं। इन आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस दे फेस एंड अंडरस्टैंडिंग हु आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, तो ई के बाद में क्या आएगा, डी। अब दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, ए के बाद में सी, ई के बाद में डी। यहाँ पे ए के बाद में डी आ रहा है और ई के बाद में डी गैप से आ रहा है, इनकरेक्ट है। ए के बाद में सी आ रहा है लेकिन ई के बाद में डी आ रहा है, ए के बाद में सी आ रहा है और ई के बाद में डी आ रहा है, दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ए के बाद में सी तो आ रहा है लेकिन डी और ई में गैप है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बोल रहे हैं कि कलेक्टिंग डेटा ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स such as migrants and persons with disabilities is crucial in identifying the challenges they face and understanding who are being left behind। ये कह रहे हैं कि ऐसा डेटा इकट्ठा करना वल्नरेबल पॉपुलेशन का, जैसे पॉपुलेशन ग्रुप्स का, जैसे कि माइग्रेंट्स हो गए या फिर डिसेबिलिटीज़ वाले व्यक्ति हो गए, ये ज़रूरी होता है ताकि ये जाना जा सके कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कौन कौन लोग हैं जो पीछे छूटते जा रहे हैं, ये जानने के लिए ज़रूरी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। They do not say anything but stalk furiously out of the room। वो कुछ कहते नहीं लेकिन गुस्से में तेजी से बाहर चले जाते हैं, कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का हमें क्या बताना है, हेयर मीन्स, इसका मतलब बताना है। द स्टेम ऑफ और मेन एक्सेस ऑफ अ प्लांट, किसी प्लांट की मेन जो तना है वो नहीं होता। टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुस्से से बाहर चले जाना, गुस्से से चलना या फिर प्राउड होकर चलना, बड़ा घमंड दिखा के चलना, तो बिल्कुल करेक्ट है, वो गुस्से से बाहर जाते हैं ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टोक्यो गेम्स एक्सेलरेटेड एनर्जी पॉलिसीज इन जापान। टोक्यो गेम्स ने जापान में एनर्जी पॉलिसीज को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया, तेज कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ दे कुड मेक स्टेप्स टुवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी बाय पावरिंग द एथलीट्स विलेज विद हाइड्रोजन फ्रॉम क्लीन ग्रीन सोर्सेज, जो कि ये दर्शाता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब दर्शाना, तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिंग का एंटोनिम बताना है। दर्शाना, सामने दिखाना, प्रकट करना, क्या दर्शाता है कि किस तरीके से हम कदम उठा सकते हैं ताकि हम लो कार्बन इकोनॉमी टुवर्ड्स अ लो कार्बन इकोनॉमी बनाए, हम एक लो कार्बन इकोनॉमी बनाए जो कि एथलीट्स के जो घर होते हैं, एथलीट्स विलेजेस मतलब कि जहाँ पे टोक्यो गेम्स होते हैं ना, वहाँ पे एथलीट्स को रुकाया जाता है, ठहराया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। उनको क्या किया जाए, हाइड्रोजन जो कि क्लीन और ग्रीन सोर्सेज से जनरेट की जाएगी, उससे उनको पावर दी जाए, उनको एनर्जी दी जाए। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब क्या हुआ, दिखाना, दर्शाना, इलस्ट्रेट करना। अब इसका एंटोनिम क्या आएगा, इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित करना। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरित मतलब तलाश करना। कोलेटिंग मतलब मिलान करना और हाइडिंग मतलब छुपाना। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब दर्शाना, हाइड मतलब छुपाना, सो ऑप्शन डी इज द एंटोनिम फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग। द गिल्टी आर पनिश्ड बाय द जज। अब बाय के बाद में जो आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना तो बाय के बाद में जो आएगा वो क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा द जज। अब जज पनिश करता है तो द जज पनिशेस द गिल्टी,
द जज इज पनिशिंग, अभी कर नहीं रहा पनिश, वो करते हैं. द जज पनिशेस द गिल्टी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कैन यू प्लीज ओपन अ डोर. आई कैन हेयर समबडी नॉकिंग. अब आप क्या तुम एक दरवाज़ा खोलोगे, मुझे किसी की खटखटाने की आवाज़ चल रही है, सुनाई दे रही है. तो आपके घर में 50 दरवाजे होंगे, है ना. 50 नहीं होंगे, 4-5 तो होंगे. अब कौन सा दरवाज़ा खोलने की बात करो, आप मेन गेट खोलने की बात करो. ठीक है, तो मेन गेट यानी कि एक पर्टिकुलर दरवाज़ा आप खोलने की बात करो कि वो दरवाज़ा खोलो, मुझे वहाँ से किसी के खटखटाने की आवाज़ आ रही है. सो कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर, ना कि अ डोर. कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर. I can hear somebody knocking. So can you please somebody knocking, open a door. A door की बजाय क्या आएगा, the door. She suffered an emotional dash after the death of her husband in a road accident. उसको एक इमोशनल झटका लगा. ठीक है, किसके बाद में, उसके पति की मृत्यु के बाद में, जो कि किस में हुई थी, रोड एक्सीडेंट में. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, टर्बुलेंस. टर्बुलेंस के स्पेलिंग होते हैं TURBULENCE, ये होते हैं टर्बुलेंस के स्पेलिंग. अब देखो यहाँ पे TURBULENSE है, यहाँ पे TER है. ठीक है, यहाँ पे टूरबुलेंस है और यहाँ पे टर्बुलेंस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट, हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच अ कमीशन फ्रॉम फ्रांसिस्को एग्जिस्ट. लेकिन इस तरीके की बात के कोई भी रिकॉर्ड्स फ्रांसिस्को के द्वारा नहीं मिले हैं. द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीसा घेरार्डनी, वाइफ ऑफ फ्लोरेंटाइन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो. बोल रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है वो लीसा घेरार्डिनी नाम की महिला की है, जो कि एक फ्लोरेंटाइन मर्चेंट थे, फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो उनकी वाइफ थी. एंड द सिटर हैज़ नेवर बीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड. ये मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें, क्योंकि जो मोनालिसा की पेंटिंग है ना, उसमें जो मोनालिसा है उनको आज दिन तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया कि कौन है वो महिला और किसकी पेंटिंग है. कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो लियोनार्डो डा विंची हैं उन्होंने खुद को, अपने आप को एक महिला के रूप में दर्शाया है. कुछ लोग बोलते हैं कि कोई पुरुष था जिसको महिला के साथ में तरह ड्रेसअप होना अच्छा लगता था, उनने उसको दर्शाया. तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है. मोनालिसा की पेंटिंग सिर्फ अपने पेंटिंग की वजह से फेमस नहीं है, उसके पीछे जो रहस्य है उसकी वजह से ज़्यादा फेमस है. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हालांकि कोई भी ऐसा स्कॉलर, कोई हाल दो मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट, बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं दैट द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीजा घेरार्डिनी, वाइफ ऑफ फ्लोरेंटाइन मर्चेंट एंड फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो. No records of such a commission from Francisco exist and the sitter has never been conclusively identified. तो A फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद में C सेकेंड, B थर्ड और D फोर्थ. ठीक है, ACBD, ऑप्शन D इज करेक्ट. हिस्टेरिकल का हमें एंटोनिम बताना है. तो हिस्टेरिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या होगा, कंट्रोल्ड, जिसको नियंत्रित किया जा सके. रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय. मैनफुल मतलब कि पुरुषार्थी. शाय जो शर्माता हो. ठीक है, शर्मीला. सो यहाँ पे ऑप्शन ए कंट्रोल्ड इज करेक्ट. द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम एज मच एज ही वॉन्टेड. तो बच्चे ने अपना दिल खोल के वीडियो गेम खेला. जब तक उसके दिल की आत्मा की तृप्ति नहीं होगी तब तक उसने वीडियो गेम खेला. सो टू हिज हार्ट्स कंटेंट, यानी कि जब तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट हुआ. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. टू गिल्ड द पिल, का मतलब होता है सख्त हालात को आकर्षक बनाना. ठीक है, टू किक द बकेट मतलब कि मौत हो जाना. टू एज्यूम एयर्स यानी कि अहंकार दिखाना. सो ऑप्शन ए टू हिज हार्ट्स कंटेंट इज करेक्ट. वी होप दैट वी शैल विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. हम उम्मीद करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाला जो मैच है वो जीत जाए. अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज होप्ड. क्या उम्मीद की जा रही है, दैट द मैच shall against Australia shall be won by us. It is hoped that the match against Australia shall be won by us. Option A is correct. The flow of river is very rapid now. Rapid मतलब तेज है, तीव्र है. तो एंटोनिम फिल करना है हमें इस ब्लैंक में. Let's go in. तो तेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लो. ठीक है,
देखते हैं। लेट्स गो इन व्हेन इट्स लिटिल, जाहिर सी बात है इस वक्त नदी का बहाव बहुत तेज है, जब वो थोड़ा धीमा हो जाएगा तब हम जाएंगे अंदर, ठीक है। तो लेट्स गो व्हेन इट इज अ लिटिल फास्ट, तेज है तब जाएंगे नहीं, क्विक है तब जाएंगे नहीं, डिलेड है यानी कि थोड़ा लंबित है, ठीक है, तब जाएंगे, या फिर स्लो है, जब स्लो होगा धीमा होगा तब जाएंगे ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The entrepreneur's innovative strategies propelled his startup to success. जो entrepreneur था, businessman था, उसकी जो innovative यानी कि नई नई चीज़ों को इनोवेट करने की, नई नई चीज़ों को बनाने की जो स्ट्रैटेजीज थी, उसने उनके स्टार्टअप को सफलता की तरफ धकेल दिया, पुश किया, प्रोपेल करा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लंग वर्ड का हमें, फ्लंग एक वर्ड है, उसका सिनोनिम हमें इस स्टेटमेंट में से ढूंढना है। तो फ्लंग का मतलब होता है फेंकना, और प्रोपेल का मतलब भी धकेलना, पुश करना, फेंकना। तो स्ट्रैटेजीज मतलब होता है जो रणनीति है, इनोवेशन मतलब कुछ नया चीज़, ठीक है, इन्वेंशन, सक्सेस मतलब सफलता, और प्रोपेल्ड मतलब पुश करना, धकेलना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।